जल, जंगल और जमीन, यह हमारी धरती की धड़कन है, यह हमारी प्रकृति का प्राण है और यही वह आधार है जिस पर हमारा जीवन टिका है। और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों ने सरहदें बनाई, सरहदें, ताकि कोई बाहरी खतरा हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारे सपनों को छू भी ना सके। लेकिन सरहदें सिर्फ नक्शों पर बनाई रेखाएं नहीं होती, ये होती हैं उन वीरों की साहस की कहानियां जो उनकी रक्षा में खड़े रहते हैं। और जब भी सरहदों की सुरक्षा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस शक्ति की छवि उभरती है वह है सीमा सुरक्षा बल। ये वे प्रहरी हैं जो रात की ठंड, दोपहर की धूप और बारिश की चोट की परवाह किए बिना हम हमारे लिए, हमारी नई पीढ़ियों के लिए, देश की सांसों को सुरक्षित रखने के लिए खड़े रहते हैं। और आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल और उसकी ऐतिहासिक यात्रा एवं ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल के अमूल्य योगदान को महसूस कराने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने इस यात्रा को जिया है, श्री संजीव कृष्ण सूद। यह सिर्फ एक कुशल अधिकारी ही नहीं बल्कि उन कहानियों के साक्षी हैं जो सीमा पर जन्म लेती हैं। इन्होंने बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान जैसी सीमा पर अपनी सेवा दी है और 38 वर्षों से अधिक की सराहनीय सेवा प्रदान की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी स्थापना के पीछे एक वजह होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जाता है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना आखिर किन परिस्थितियों में हुई और 1965 के युद्ध के बाद उसके गठन को किस तरह प्रभावित किया? देखिए, अगर आपने 1965 का रेफरेंस दिया, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ में इनकर्शन की थी और उस समय वहां पर सीआरपीएफ की यूनिट्स डिप्लॉयड थी और इसके अलावा स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड थी। और जब उन्होंने हमला किया तो ऐसा पाया गया कि वो बल जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो दुश्मन के असॉल्ट को झेल पाए या उसको रिपल्स कर पाए। एक ये पृष्ठभूमि थी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये सोच हुई कि एक हमें बल ऐसा बनाना चाहिए जो सीमा पर हमेशा रहे और फौज के वॉर एफर्ट में उसको मदद कर सके। अप्रैल के थोड़े दिनों बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने हमारे पर हमला कर दिया और वो युद्ध खत्म होने के बाद फिर जब ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ। तो 1 दिसंबर को हमने बीएसएफ ने अपने 60 वर्ष पूरे किए, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। पर स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये सोच जो मैंने रेफर की कि वॉर एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर सकें, उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि ऐसा बल हो जो कि आर्मी की तरह ही उसकी यूनिट्स हों, आर्मी की तरह ही इक्विप्ड हों। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारी बटालियन का गठन उसी प्रकार है जैसे आर्मी इन्फेंट्री बटालियन का गठन है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं क्योंकि सीमाएं कई प्रकार की हैं। रिवराइन सीमा है, सरक्रीक में, बे ऑफ बंगाल में, ब्रह्मपुत्र में और भी छोटे छोटे कई जगहों पर। तो वहाँ पर उनको गार्ड करने के लिए एक वाटर विंग का गठन भी किया गया हमारे उसके नीचे, हमारे सीमा सुरक्षा बल के नीचे। गठन करने के पीछे एक और कारण ये भी था कि 1965 तक जो सीमाएं स्टेट आर्म पुलिस द्वारा मैन की जाती थी तो उनका जो इंटरेक्शन था पाक रेंजर्स या
पाकिस्तान के बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के साथ अलग अलग स्टेट्स में वेरी करता था। राजस्थान में आरएसी थी, पंजाब में पीएपी थी, कश्मीर में जेके आर्म पुलिस थी, इसी प्रकार ईस्ट में त्रिपुरा आर्म पुलिस वगैरह वगैरह, बंगाल में वेस्ट बंगाल आर्म पुलिस, इस तरह से थी। तो इनका जो व्यवहार था, इनका इंटरेक्शन अलग अलग था। तो इसमें भी बीएसएफ के बनने से के बाद में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई और ये बल जो थे स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस, इनके पास ना इक्विपमेंट था ना ट्रेनिंग थी जिससे वो दुश्मन के हमले को झेल सके। तो इस पृष्ठभूमि में बीएसएफ का गठन हुआ और शुरू में हमारी ये स्टेट आर्म पुलिस को एमलगमेट करके 25-26 बटालियंस थी और आज हम लगभग 200 बटालियंस के आसपास खड़े हैं, जिनमें से कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट में हैं। हमारे पास एक अच्छा वाटर विंग है जो रिवराइन बॉर्डर्स की फ्लोटिंग बीओपी से गार्डिंग करता है। हमारे पास एक अपना एयर विंग है जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक अपनी लिमिटेड आर्टिलरी रेजिमेंट है जिसको हम वॉर टाइम में जो अमेलगमेट हो जाती है, जो फौज के रिसोर्सेज के साथ में मिल जाती है और इस प्रकार हम फौज की सहायता करते हैं सीमा के ऊपर में। और ये पृष्ठभूमि है सीमा सुरक्षा बल के गठन की। बस ये है कि सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ में गार्ड करने के लिए बनाई गई थी। तो 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर, ये हमारी जिम्मेदारी का इलाका है। अन्य सीमाओं पर दूसरी फोर्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समझाने के लिए कि क्यों गठन हुआ और कैसे ये काम करती हैं। पर सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शुरुआती वर्षों में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका क्या थी और समय के साथ यह भूमिका कैसे विकसित हुई? जी, तो सीमा सुरक्षा बल की जो भूमिका है, ये हमारा बीएसएफ एक्ट एंड रूल में दिया हुआ है। उनमें ये कहा गया है कि सीमा वासियों के दिल में कॉन्फिडेंस पैदा करना, विश्वास पैदा करना। दूसरा रोल ये दिया है कि ट्रांस बॉर्डर क्राइम को रोकना और तीसरा रोल ये दिया गया है स्मगलिंग को रोकना। यही रोल अभी भी है हमारे पास में। शुरुआती दिनों में क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी और रिसोर्सेज भारत के पास कम थे, तो एक फिजिकल गार्डिंग होती थी, ट्रुप्स डिप्लॉयड होते थे और बहुत थिनली गार्डेड बॉर्डर था। धीरे धीरे जब फोर्स का गठन होता गया, संख्या बढ़ती गई, तो ज़्यादा गहन विजिलेंस होने लगी सीमाओं पर, सर्विलेंस अच्छा होने लग गया। और जब ये पंजाब की मिलिटेंसी हुई तो उसमें पाया गया कि अगर हम एक ऑब्स्टिकल लगाएं सीमा के ऊपर में, तो पंजाब की मिलिटेंसी जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रचालित थी, पाकिस्तान जो उनको लॉजिस्टिक्स और हथियार और पैसा सप्लाई करता था, टेररिस्ट ओपन बॉर्डर से क्रॉस हो जाते थे, तो उनको रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने का प्लान बनाया गया। फेंस लगी, पंजाब में पहले लगी, और मुझे ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि पंजाब में फेंस लगने के बाद पंजाब की मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली और काफ़ी श्रेय फेंसिंग को जाता है, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई रुक गई। और जब फेंसिंग में सफलता हुई तो इसको पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे पहले बढ़ाया गया और उसके बाद में ईस्टर्न बॉर्डर पर भी फेंसिंग बढ़ाया गया। तो रोल लगभग सेम है, पर उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते गए हैं और सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग से हटकर अब ये कॉन्सेप्ट हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, क्योंकि सीमा सिर्फ एक सुरक्षा से रिलेटेड इशू नहीं है। सीमा पर जीते जागते निवासी रहते हैं,
और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस कई दफ़ा वो महसूस करते हैं, जिससे उनमें एलिनेशन पैदा होती है। तो जो हमारा रोल है कॉन्फिडेंस पैदा करना, वो उससे कन्फ्लिक्ट करता है। तो धीरे धीरे अब हम सिक्योरिटी के अलावा हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर ह्यूमन एस्पेक्ट को और बढ़ावा मिले, और हम उनके इस सिक्योरिटी के अलावा हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम सीमावासियों के वेलफेयर में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। क्योंकि अगर आप देखें तो रिमोट सीमा में पे बीएसएफ का जवान ही एक ऐसा सिंबल है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी का सिंबल है। पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं, सिविल सर्विसेज वहाँ पहुँचते नहीं, सीमा सुरक्षा बल का जवान वहाँ पर खड़ा हुआ है, और वो उससे फिर अपेक्षाएं होती हैं सीमावासियों को कि वो उनकी मदद करेगा। तो हम इस रोल को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो सीमा का एक कॉन्सेप्ट है कि रिस्ट्रिक्टिव कॉन्सेप्ट है कि हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, परंतु अब धीरे धीरे क्योंकि ट्रेड है, ह्यूमन ट्रैफिक भी होना है, आवाजाही होनी है लोगों की, तो धीरे धीरे अब जो है इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट बनने शुरू हुए हैं, जहाँ पर से ट्रेड होता है। एक तो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है, एक ट्रांजिट ट्रेड है जो नेपाल और भूटान के लिए खासतौर पे बंगाल बॉर्डर से जाता है। तो उसको फैसिलिटेट करने में भी सीमा सुरक्षा बल का एक काफ़ी बड़ा रोल है। वो इन आईसीपीज को सुरक्षा देते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि इन जो वहाँ से गुड्स आ रहे हैं या जो व्यक्ति आ रहे हैं, वो लोग कोई ऐसा सामान ना ले आए जिससे कि हमारे देश में नुकसान हो। तो रोल का एक्सपेंशन इस प्रकार हुआ है कि सीमा सुरक्षा से बढ़कर अब सीमा प्रबंधन और इंटेग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें बाकी सारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। एक पॉपुलेशन और सीमा सुरक्षा बल ही नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर पुलिस है, कस्टम्स है, इमिग्रेशन है। तो ये सब अथॉरिटीज के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए हमें काम करना पड़ता है। तो गार्डिंग से बढ़कर मैनेजमेंट से बढ़ के अभी इंटेग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ हमारा रोल ट्रांसफॉर्म हुआ है। धन्यवाद सर। मेरा तीसरा प्रश्न इसी से थोड़ा और बढ़ के है कि सीमा सुरक्षा बल को भारत की पहली रक्षा रेखा क्यों कहा जाता है और यह दूसरी सेनाओं से कैसे भिन्न है? दूसरी सेनाओं से मुझे लगता है आपका तात्पर्य होगा जो दूसरी और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। तो आईज एंड ईयर्स जो कहते हैं, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया था सीमा सुरक्षा बल को? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए है कि अगर दुश्मन का अचानक हमला होता है तो हमारे ही जवान हैं जो सीमा पर हैं जो इसको झेलेंगे सबसे पहले। तो इसलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। और अगर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारी बीओपीज हैं वो टेरेन और जो हमारी काउंटर पार्ट या एनिमी की मूवमेंट्स को देखते हैं और उसको पीछे डिसेमिनेट करते हैं, जिससे इंटेलिजेंस फॉर्मेशन होती है और उसके बतौर वहाँ पर फिर वो किया जाता है, क्या कहते हैं कि ऑपरेशन प्लानिंग में मदद करते हैं। तो आईज एंड ईयर्स ऑफ इंडिया या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? ये भिन्न क्यों है दूसरी सेनाओं से भिन्न क्यों? क्योंकि एक इसका एक वॉर टाइम रोल है। जो दूसरी सीमा सुरक्षा बल हैं, एसएसबी, आईटीबीपी,
क्योंकि उनका भी एक वॉर टाइम रोल है, पर सीआरपीएफ और सीएसएफ जैसे बल हैं उनका वॉर टाइम रोल नहीं है। तो हम जब सीमा सुरक्षा बल बनी थी तो उस समय एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस निकली हुई हैं 1965 या 66 में, जिसमें सीमा सुरक्षा बल लड़ाई के समय में क्या क्या करेगा उसके बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है। हम इंटेग्रेट होकर लड़ाई लड़ेंगे, कुछ इलाकों में हमें इंडिपेंडेंट एरिया भी दिया जाएगा गार्ड करने के लिए, कुछ इलाकों में हमें लिमिटेड ऑफेंसिव, जहां पर ऐसा महसूस किया जाता है कि वहां पर दुश्मन के रेगुलर फोर्सेस नहीं होंगे, वहां पर हमें हमला करने का भी टास्क मिल सकता है। और जब लड़ाई खत्म होती है तो कैप्चर्ड एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ये जिम्मेदारियां सीआरपीएफ या सीएसएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं है। तो उस प्रकार ये डिफरेंट है। और तो ये ओवरऑल पिक्चर है। लड़ाई की मैंने बात की तो 6 साल की थी 1971 में बीएसएफ, और उस समय में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया, और एक महावीर चक्र और 11 वीर चक्र के अलावा कई गैलेंट्री मेडल्स हमारे बल को ने जीते, बल के लोगों को दिए गए। तो इस प्रकार ये डिफरेंट है और वॉर टाइम रोल है हमारा। हमने समझा कि वॉर टाइम रोल में कैसे बीएसएफ दूसरी सेनाओं से भिन्न है। सर, मेरा चौथा सवाल है कि युद्ध या संकट की स्थिति में सीमा सुरक्षा बल भारतीय सेना को किस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है या सहायता प्रदान करती है? जी, तो मैंने पहले भी इस बारे में बोला। सबसे पहला तो ये है क्योंकि हम सीमा पर हमेशा हैं, तो हम इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पर एनिमी के क्या मूवमेंट्स हैं, एनिमी के क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहाँ फौज की कंसंट्रेशन हो रही है, कहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस सारी इंफॉर्मेशन को हम पीस टाइम में भी कलेक्ट करते हैं और हमारे काउंटर पार्ट को डिसेमिनेट करते हैं फौज में और जेआईसी में और अन्य एजेंसीज को हम करते हैं। सबसे पहला मदद हम इस प्रकार से करते हैं। दूसरा, मान लीजिए वॉर इमिनेंट हो गई है, तो हम हमारी फोर्स जो डिफेंसेस ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं उनको वहां पर फौज को गाइड करने में और वहां पर उनकी डिफेंसेस को तैयार करने में भी हमारी काफी मदद रहती है। तीसरा, हमारी जो यूनिट्स हैं उनको भिन्न भिन्न टुकड़ियों में बांटकर फौज के साथ में डिप्लॉय किया जाता है और वो उस डिफेंसिव, ज़्यादा तौर पे डिफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं फौज के साथ मिलकर। नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मॉर्टर्स, एमएमजीज, उनको ब्रिगेड कर दिया जाता है, उनको इकट्ठा करके फौज के इन रिसोर्सेज के साथ में अमेलगमेट कर देते हैं और उनके वो इस लड़ाई में काम आते हैं। और इसके अलावा कई जगह पर हमें यदि जरूरी हो तो माइंस वगैरह लगाने का भी टास्क मिलते हैं। एंड देन हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट है, वो आर्टिलरी रेजिमेंट भी अमेलगमेट होकर वो फौज के साथ लड़ाई करते हैं। हमारी जो एयर विंग है उसको लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार कई तरीके हैं। और जैसा मैंने बताया था कि अगर युद्ध हो जाता है उसके बाद में जो एरिया कैप्चर किया गया उस इलाके में खास तौर पर हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या उन पॉपुलेशन को मैनेज करना वगैरह के टास्क भी हमें मिल सकते हैं, मिल
71 वॉर में हमने देखा कि ऐसे टास्क हमारे लोगों ने किए। राजस्थान में, खास तौर पर गुजरात में हमारी यूनिट्स ने हमले किए और काफ़ी सारा एरिया कैप्चर किया। पंजाब में हमारे एक अधिकारी को महावीर चक्र मिला था क्योंकि उन्होंने हमला लॉन्च किया। पंजाब के साथ तो रेगुलर आर्मी थी, हमला लॉन्च किया और जब उनका काउंटर अटैक आया तो उसको दोबारा से रिपल्स किया और उसमें उनकी जान गई, तो उनको वहां पर महावीर। तो जो भी रोल्स हमें आर्मी द्वारा असाइन किए जाते हैं वो हम करते हैं और हम इसमें काफ़ी सक्षम हैं। हमारी ट्रेनिंग, हमारी इक्विपमेंट, हमारे जवानों का मनोबल इस के लिए पूरी तौर से फिट है। हमारी फोर्स आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। सर, भारत ने अभी पास में ऑपरेशन सिंदूर करा जी। हमारा अगला प्रश्न उस तरफ जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जी, इन्होंने, हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया और इसका प्रमाण ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद हमारे बल को काफ़ी प्रेज किए, काफ़ी अच्छी बातें बोली और अन्य जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें भी सीमा सुरक्षा बल के रोल के बारे में काफ़ी बातें करी गई। तो जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद से ही हमारी फौज, हमारा बल इस काम में लग गया कि संभव अगर कोई मेजर एक्शन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी प्लानिंग शुरू की, हमने इंटेलिजेंस कलेक्शन शुरू करी, हमने पाकिस्तान के एरिए पे सर्विलेंस बढ़ा दी। हमारे पास जो भी ड्रोन जितने भी लिमिटेड क्वांटिटी में थे उनका इस्तेमाल किया, रेडियो इंटरसेप्शंस का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और पीछे भेजी। हमारे जितने भी अटैचमेंट्स वगैरह, क्योंकि पीस टाइम में काफ़ी अटैचमेंट्स हो जाते हैं हायर हेडक्वार्टर्स में काम, उन सबको निकाल कर हमने सीमा पर भेजा। जब आर्मी वहाँ पर आनी शुरू हुई तो हमने उनको गाइड किया, हमने उनके डिफेंसेस को तैयार करने में, डिफेंसेस तक पहुँचाने में हमने मदद की। हमारे जवानों ने उनके साथ एरिया की रेकी भी की। तो ये कार्रवाई 22 अप्रैल से आगे होती गई और उसके जब शुरू हो गया तो फिर हमारे जो बीओपीस थे वहाँ से हमने जैसे जैसे हमारे ऊपर हमले आते थे, हम लोग उनको, हमारी फोर्स उनको बहुत पर्याप्त तरीके से रिटेलिएट करती थी और हमने उनका काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी किया। कई पोस्टें हमने जम्मू के इलाके में डिस्ट्रॉय की, कई उनके जो नज़दीक के इलाके में मिलिटेंट लॉन्च पैड्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने उनके कई एफडीएल्स को डिस्ट्रॉय किया, जहाँ जहाँ हमारी फोर्स एफडीएल्स में लगी हुई थी, फॉरवर्ड एफडीएल्स में, वहाँ से डिस्ट्रॉय किया। तो ये कार्रवाई हमने की। हमने ये भी किया जो खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर के जो पॉपुलेशन सीमा के नज़दीक रहती है उनको मदद की पीछे करने में कि कहीं अगर एस्केलेट होगा तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सब कार्रवाइयाँ हमने की। और जी, तो अगर मैं कहूँ तो ये सब कार्रवाई युद्ध प्रयास को मजबूत बनाने में निर्णायक साबित हुई। बिल्कुल, ये सब कार्रवाई निर्णायक साबित हुई और हमने जैसे युद्ध के दौरान भी हमारा नॉर्मल बॉर्डर गार्डिंग का रूटीन चलता रहा और उस दौरान में हमने
कई ऐसे प्रयास उनके रोके जिसके द्वारा उन्होंने हमारे देश में मिलिटेंट्स या और भी इन्फिल्ट्रेटर्स भेजने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा हरसपुरा सेक्टर में 7 या 8 मई को काफ़ी इन्फिल्ट्रेटर्स हम लोगों ने मारे थे। और इस ये कार्रवाइयाँ होती, ड्रोन्स हमने काफ़ी इंटरसेप्ट किए। और अमृतसर में या ऐसी किसी जगह पर हमारा एक ड्रोन के लिए सेंटर है जहाँ से हमने ड्रोन का डाटा पूरा उनको एक्सट्रैक्ट करके उसके बारे में फौज को बताया कि कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, क्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने फौज ने जो भी कार्रवाई की होगी वो उनको मालूम होगी। सर, हमारा अंतिम प्रश्न जाता है कि वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल के सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां उभर रही हैं और भविष्य की सुरक्षा परिदृश्य में इसकी भूमिका कैसे और मजबूत की जा सकती है? तो जब फेंस लग गई सीमा के ऊपर में, तो मिलिटेंट्स ने और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की। उन्होंने पहले टनल्स डिग करके लॉजिस्टिक्स और मिलिटेंट्स को भेजना शुरू किया। तो टनल्स हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज है, जिसके लिए अभी हम टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के प्रोसेस में हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंट टाइम में ये देखा गया कि उन्होंने ड्रोन्स के द्वारा काफ़ी लॉजिस्टिक सप्लाई उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को भेजने शुरू किए हैं। लॉजिस्टिक्स में आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन्स, एक्सप्लोसिव, पैसा, ये सब ड्रग्स भी आते हैं। तो ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं हमारे सामने। ईस्टर्न बॉर्डर्स की बात करें तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे बॉर्डर बहुत पोरस है। तो हमारे लिए जो चैलेंज है वो इन खास तौर पे रिवराइन सीमा को गार्ड करने का, वहां से इलीगल माइग्रेशन को, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का है। इसके अलावा जो 165 गांव फेंस के आगे हैं, उनके ऊपर सर्वेलेंस करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये खास तौर पर अभी हमारे सामने चैलेंज है। और टेक्नोलॉजी को इंटेग्रेट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए, खासतौर पे टनल्स के लिए, खासतौर पे एंटी ड्रोन्स के लिए, और इस टेक्नोलॉजी की के ऊपर हमारे जवानों को इनको यूज करने में उनको ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। और जो एक चैलेंज हालांकि ऑपरेशन से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, बट ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि अभी के हालात में देखते हैं हम, तो लगभग 12, 14, 15 घंटे की ड्यूटी जवानों पे पड़ती है। टेक्नोलॉजी जब इंटेग्रेट हो जाएगी तो उससे जवानों के ऊपर काफ़ी लोड कम हो जाएगा। तो ये चैलेंज हैं हमारे सामने, जिसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो सीमा सुरक्षा बल के लीडर्स को लेने चाहिए, कुछ चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, जिसमें एक चैलेंज तो ये है कि रिपीटेड विड्रॉल से फोर्स, जो इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी देखना है जरूरी, और चुनाव वगैरह में डिप्लॉयमेंट होती है, उससे जो रिपीटेड विड्रॉल होता है उससे सीमा पर सर्वेलेंस में काफ़ी डेल्यूशन हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है कि जब हमारे पास फोर्स लेवल्स कम है, उस दौरान में हम कैसे इफेक्टिवली बॉर्डर को गार्ड करें। तो टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, जो कि हमारे स्थितियों के अनुकूल हो, वो एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। इससे सीमा सुरक्षा बल के काम में काफ़ी सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समझाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए कि सीमा सुरक्षा बल की ऐतिहासिक यात्रा और
कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम इसकी एंड करेंगे और हमारे दर्शकों को कहेंगे कि ऐसे और पॉडकास्ट के लिए हम संजोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।